सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के आइकन को क्लिक करिए ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका बेनिफिट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि जो हमारा ब्यूटीफुल सा यूनिवर्स है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये वाला जो टॉपिक रहता है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड है जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स हम लोग क्लियर करेंगे, जैसे कि आखिर यूनिवर्स क्या होता है और आखिर ये जो यूनिवर्स है, हमारी दुनिया है, ये अस्तित्व में कैसे आई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कौन कौन से सिद्धांत है इसको लेके, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हो गया आपका, और आखिर आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सीज ये क्या होती हैं, तारे आखिर क्या होते हैं, और आखिर ब्लैक होल क्या है भैया, और सौरमंडल क्या है, और हमारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, और ये कॉमेट और एस्ट्रॉइड। तो ये जो सारी टर्म्स है ना, ये हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। लेकिन मैं आपको इतना श्योर करवाता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आज के बाद सबसे सरल टॉपिक ना आपको यही टॉपिक लगने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और हाँ, बीच में मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जितने भी आपको टर्म्स दिख रही हैं ये एक दूसरे से लिंक है। अगर आपसे कोई भी मिस होगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए या बाद में डाउट हो जाए, ओके। लेकिन इसको आप अच्छे से पूरा देखिएगा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फाइनली हमारा जो यूनिवर्स है ये आखिर होता क्या है ये समझ लीजिए। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे तो ये आपको जो इमेज दिख रही है ये इमेज ही आपका यूनिवर्स है। मतलब इमेज में जो चीज दिख रही है वो आपका यूनिवर्स है। आप इसमें क्या क्या आपके इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि आपकी गैलेक्सीज हो गई, तारे हो गए, ओके, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, यहाँ पे बहुत सारे कॉमेट्स होंगे आपके, और एस्ट्रॉइड्स होंगे, और बहुत सारी एनर्जीज भी होंगी जिसके कारण ये सारे वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, इन सब का ग्रुप ही आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में है, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई इन सब का ग्रुप जो है आपका यूनिवर्स है, ओके। और ये जो यूनिवर्स की स्टडी है, यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम लोग यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उसको ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्मोलॉजी वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम जिसने यूज करा था वो थे क्रिश्चियन वोल्फ, जो कि जर्मन के फिलोसफर थे, और इन्होंने ये जो शब्द का यूज करा था वो 1730 में फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। अभी देखिए, मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे जैसे कि आपकी गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, और जो उपके सैटेलाइट्स वगैरह हैं, और मेटेरॉइड्स, एस्ट्रॉइड। तो ये जो सारी टर्म्स है ये आखिर होती क्या है, तो ये सारी जो टर्म्स है ना ये आपके सेलेस्टियल बॉडी कहलाती हैं, यानी कि आपके खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और इन खगोलीय पिंड का अध्ययन को हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि खगोल शास्त्री कहते हैं, ओके। और ये जो खगोल शास्त्र है इसका अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक है उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। याद रखना है। अब आपके माइंड में ये भी कंफ्यूजन उठ रहा होगा कि ये जो एस्ट्रोनॉमी है और जो आपका कॉस्मोलॉजी है, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो ये जो कॉस्मोलॉजी है ये थोड़ा आपका डीप स्टडी करनी पड़ती है आपको यूनिवर्स के बारे में, और जो एस्ट्रोनॉमी है इसमें उतनी डीप आपको नहीं करनी पड़ती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप लोग 10th में जो साइंस पढ़ते थे, 10th में जो साइंस थी आपकी उसमें सारे सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ते थे, वैसे ही आपका एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन जब आप आगे जाओगे, कॉलेज वगैरह में जाओगे, तो उसमें से आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी तीनों में से एक सब्जेक्ट लेते हो ना। 12th में भी आप एक सब्जेक्ट लेते हो, जैसे बायोलॉजी वगैरह लेते हैं और कुछ लोग मैथ वगैरह लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है कॉस्मोलॉजी डीप स्टडी है, और उसका ओवरव्यू कहते हैं तो वो है आपका एस्ट्रोनॉमी, ओके। तो फाइनली अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है ये अस्तित्व में कैसे आया, आखिर हमारे प्लेनेट, सन वगैरह ये कैसे ओरिजिन हुए। और यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। अर्ली थ्योरी, जो कि प्रारंभिक में जिन लोगों ने थ्योरी दी थी, जिस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, लेकिन उस टाइम ज्योग्राफर तो हुआ करते थे, तो उनकी थ्योरीज देखेंगे। और मॉडर्न थ्योरीज देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक है और जिसको ज्यादा माना जाता है, जिसमें आपको मालूम है बिग बैंग थ्योरी होती है हमारी, और स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है उसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक में देख लेते हैं कि यूनिवर्स को जानने के लिए, यूनिवर्स की स्टडी के लिए लोगों ने क्या क्या काम करा और क्या क्या थ्योरीज दी है, ओके। सबसे पहले थ्योरी आती है जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत। तो जैसे कि आप लोग को नाम से ही मालूम चल रहा होगा, भूकेंद्रीय मतलब जो भूमि है वो केंद्र पर थी। इसमें क्या कहा गया था, ये टॉलमी साहब थे जिन्होंने 140 में इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने क्या था कि जो अर्थ है ये अर्थ हमारे सेंटर में है, और ये जितने भी ग्रह हैं, और जो इवन हमारा सूरज है, ये सूरज भी क्या कर रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो ये जो कहा था ये टॉलमी ने कहा था, ओके। तो ये हमारी हो गई एक थ्योरी। अब देखिए, ये जो जनरली ये जो थ्योरी है ना, आपको अभी सुनने में हंसी आ रही होगी, लेकिन आप खुद ही देखिए, जब आपको ये मालूम नहीं होगा कि जो हमारी पृथ्वी वो सन के चक्कर लगा रही है, तब आप भी खड़े होकर आसमान में खड़े होकर देखोगे तो आप तो यही बोलते हो। आज भी हम लोग बोलते हैं कि जो सन उग रहा है और सन डूब रहा है, जबकि सन
कभी उगता ही नहीं है और कभी डूबता नहीं है। ओके, तो ये जो थ्योरी थी ये जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, देखिए अब क्या हुआ था, अब आगे के समय में जब और रिसर्च होने लगे तो इसमें एक और महाशय आए 1543 में, वो थे कोपरनिकस। तो इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी इसमें इन्होंने ये कहा कि जो हमारा सन है, सन सेंटर में है, बाकी जितने भी ग्रह वगैरह जो हैं वो इसके चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो ये उन्होंने कहा, और ये कहा था कि जो ये सन है, सन जो है यूनिवर्स के सेंटर पर है। क्या है, जो सन है वो यूनिवर्स के सेंटर पे है, और ये जो जितने भी तारे हैं ये सन के चक्कर लगा रहे हैं, ये इन्होंने कहा महाशय ने। अब क्या हुआ, फिर 1805 में एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर आए जिनका नाम था हर्शेल। इन्होंने यूनिवर्स की स्टडी करी, और ये टेलीस्कोप के माध्यम से करी थी, तो हो सकता है ज़्यादा साइंटिफिक थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ये कहा कि जो ये सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम जो हमारी गैलेक्सी का ना एक छोटा सा पार्ट है। तो इन्होंने अच्छी स्टडी कर ली, साइंटिफिक कर ली, और ज़्यादा प्रमाणिक भी हो गई। तो अब हमें ये मालूम चल गया कि जो हमारी यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक छोटा सा जो भाग है वो है हमारा सोलर सिस्टम। ओके, यानी कि जो सोलर सिस्टम है यही गैलेक्सी नहीं है हमारा। ओके, इसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन पी हब्बल आए। अब देखिए, आपने हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुना होगा, इन्होंने भी इन्हीं के नाम पर एक टेलीस्कोप है जो कि स्पेस से हमारे स्पेस में वहीं से जो है पूरी यूनिवर्स की स्टडी वगैरह करता है। तो इन्होंने 1925 में ये कहा कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो डायमीटर है, व्यास है, वो लगभग 2.5 बिलियन लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष से दूर है। ओके, और यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्स है उसमें सेवरल गैलेक्सी है, यानी कि बहुत सारी गैलेक्सियाज हैं। तो ये जो कहा था एडविन हब्बल ने कहा था। अब आप इसको मॉडर्न भी कह सकते हो, लेकिन हम लोग अर्ली थ्योरीज में रख रहे हैं क्योंकि इसी को जो है विस्तार करने के लिए फिर मॉडर्न थ्योरीज आई थी, जिसमें हमारी बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी थी। चलिए अब हम लोग मॉडर्न थ्योरीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी से पहले आई थी, तो इसलिए पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो ये जो थ्योरी दी गई थी ये हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड द्वारा दी गई थी 1950 में। तो आखिर सबसे पहले आप ये वर्ड पकड़िए, स्टेडी स्टेट यानी कि साम्यावस्था, स्थिर अवस्था। आपको नाम सुन के ही लग रहा है स्थिर अवस्था, मतलब कि अवस्था जो रहेगी वो समान रहेगी। तो इसको आप पहले समझिए कि ये होती क्या है। तो यहाँ पर आप ये आपको सरल सा डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए ये जो बीकर है आपका, ये बीकर में जो पानी भरा है, अब उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, कोई हलचल नहीं होगी, तो ये क्या रहेगा, ये पानी स्थिर रहेगा। लेकिन जब आप नल खोल लेंगे तो इसमें हलचल हो जाएगी, तो क्या होगा, ये पानी बहने लगेगा, ऊपर बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बह जाएगा जब ये नल ना हो। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, इसको स्थिर करना है। तो स्थिर करने के लिए आप यहाँ पर भी एक नल लगा देंगे, तो दोनों नल को एक साथ खोल देंगे, तो उससे क्या होगा, इसमें जो है नया पानी भी आता जाएगा और जो पुराना पानी है वो भी निकलते जाएगा। तो इससे ये जो पानी का लेवल है ये स्थिर रहेगा। तो एक तरीके से ये जो अवस्था कहलाती है आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी कहलाती है, साम्यावस्था सिद्धांत कहलाता है। अब ये जो चीजें आपके यूनिवर्स में भी लागू होता है। स्टेडी स्टेट थ्योरी आपके यूनिवर्स में ये कहना चाहती है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो एक्सपैंड तो हो रहा है, ये मानने के लिए तैयार है जितने भी स्टेडी स्टेट थ्योरी के फॉलोअर हैं, वो ये तो मानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि हब्बल साहब ने पहले कह दिए थे 1920 में 25 में। ओके, तो ये जो है ये भी मान रहे हैं कि जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंड तो हो रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है जो हमारी गैलेक्सीज है वो भी बनते आ रही हैं। ओके, जो कि ये जो एक्सपेंड हुआ है उसके बीच की जो जगह है उसको फिल करती आ रही है। ओके, जैसे कि इसमें हो रहा था, नई नई चीज तो आ रही है और वो जो पुरानी पुरानी चीजें वो निकलते आ रही है। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है कि जो स्पेस का एक्सपांशन हो रहा है उसमें जो है नई गैलेक्सी बनती भी जा रही है और पुरानी जो गैलेक्सी है वो खत्म भी होती जा रही है। एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं। तो जितना भी एक्सपेंड होगा उतनी सारी गैलेक्सीज जो है आती जाएंगी। तो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा स्पेस है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये हमेशा स्थिर रहता है, इसमें नई गैलेक्सीज बनती हैं और पुरानी गैलेक्सीज खत्म होती हैं। इस तरीके से ये अवस्था जो रहती है समान अवस्था रहती है। लेकिन ये जो थ्योरी है ना, ये थोड़ा फिलोसफिकल जाता है, दार्शनिक जाता है, इसलिए जो है इसको इतनी ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है, इतनी ज्यादा इसको प्रामाणिकता नहीं मिली है। क्योंकि अगर आप इनसे पूछोगे कि जो गैलेक्सीज नहीं बनती हैं तो इसके बनने के पीछे का कारण क्या है, तो उसके लिए जो रहेंगे ये चुप रहेंगे। ओके, और अगर आप इनसे पूछोगे कि गैलेक्सी का अंत कैसे होता है तो उसके लिए भी ये चुप रहेंगे। तो ये जो है इतनी साइंटिफिक नहीं मानी जाती है। तो इसी के लिए अगली जो थ्योरी आई थी हमारी वो बिग बैंग थ्योरी आई थी, जो कि ज्यादा साइंटिफिक मानी जाती है। तो आई होप आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जो है हमारी बिग बैंग थ्योरीज को देखते हैं। तो अब हम लोग बिग बैंग थ्योरी को देखते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना, इससे ही आपको मालूम चल सकेगा कि हमारा यूनिवर्स जो है अस्तित्व में कैसे आया, कैसे गैलेक्सी आई, कैसे स्टार्स वगैरह आए। ओके,
तो देखिए ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आपको गूगल में आसानी से मिल जाएगा। ये वाला जो डायग्राम है आपको मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जिससे हमको बिग बैंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ सके, फिर तो आपको ये डायग्राम ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। हालांकि डायग्राम से मैं बता दूंगा, लेकिन और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको कुछ स्टेजेस में समझते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था। देखिए एक पॉइंट था, आज से लगभग जो है एक छोटा सा बिंदु, बहुत ही डेंसिटी वाला, बहुत सारी एनर्जी थी उसमें, एक छोटा सा बिंदु था बिल्कुल। तो वो आज से 15 बिलियन ईयर एगो, लेकिन आज के समय में बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है 13.7 बिलियन ईयर एगो। वो जो CMBR आपकी मेथड है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये वाली मेथड के अनुसार जो उसकी एज कैलकुलेट की गई है वो 13.7 बिलियन ईयर एगो है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में भी आ जाए तो आपको वही लगा कर आना है। तो देखिए इतने साल पहले क्या था, एक सघन बिंदु था, बहुत छोटा बिंदु था, उसमें अचानक से क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। और वो विस्फोट ही नहीं था, वो महाविस्फोट था, जिसके कारण इसको महाविस्फोटक वो सिद्धांत बोला गया या बिग बैंग बोला गया। तो अचानक क्या हुआ, ये जो आपका ये जो छोटा सा बिंदु था ये इसमें एक्सपेंड हुआ और इसका साइज सेकेंड स्टेज में वॉलीबॉल के टाइप का हुआ, फिर थर्ड स्टेज में फायरबॉल के टाइप का हुआ, और यहां से क्या हुआ, हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल निकले, जो एनर्जी के फॉर्म में सब एटॉमिक पार्टिकल निकले। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपके आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और थर्ड जो आता है न्यूट्रिनोस। तो ये न्यूट्रिनोस क्या होता है, ये तीनों के नाम तो आपने सुने होंगे। ये न्यूट्रिनो क्या है, देखिए न्यूट्रिनो इतना पावरफुल होता है, अगर आप 100 मिल की कांच की लेयर भी लेंगे तो उसमें अगर आप एक बार न्यूट्रिनो को घुसा देते हैं तो वो तुरंत छेद करके निकल जाएगा, मतलब बहुत पावरफुल रहता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मेरे को आपको अंदाजा लग गया होगा क्या है। फिर क्या हुआ, ये फायरबॉल के बाद ये जो है एक जाइंट थर्मोन्यूक्लियर बना, और उस टाइम में क्या हुआ, जब ये जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, सब एटॉमिक पार्टिकल थे, ये क्या होने लगे, ये फैलने लगे तो स्पेस ज्यादा बढ़ने लगा। हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये जो इसमें आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है, जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद ही हमारा टाइम आया, स्पेस आया, और उसमें से बहुत सारे मैटर्स निकले। टाइम इसलिए क्योंकि उससे पहले कि टाइम को आप क्या काउंट करोगे, बिग बैंग के बाद ही जो कोई टाइम काउंट करा जाएगा ना। ओके, तो क्या हुआ था, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये दूर जाने लगे। अब जब चीजें दूर जाने लगी तो क्या हुआ, उस टाइम का जो टेम्परेचर था वो कूल्ड होने लगा, और लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है वहां का टेम्परेचर गिर गया। अब देखिए टेम्परेचर गिर गया तो जो वहां का माहौल होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, सघन हो जाएगा, तो चीजें क्या होगी उस टाइम में, क्या होगी, अट्रैक्ट होंगी। अब आपको मालूम है फिर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये आपस में अट्रैक्ट होने लगे। अब आपको थोड़ी सी एक इमेज बन रही होगी माइंड में, वो बन रही होगी एटम की। तो हमारा जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा पहला एटम बना, और उस पहला एटम का नाम था हमारा प्यारा सा हाइड्रोजन। ओके, प्यारा सा नहीं, हाइड्रोजन है, वो ज्वलनशील रहता है। तो ये पहला एटम जो बना वो बना हाइड्रोजन। तो भैया अब जो है ना, हमारा एटम तैयार था हमारे यूनिवर्स के निर्माण करने के लिए। तो ये जो हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन ने मिलके एक नया एटम बनाया जो था हमारा हीलियम। ओके, और ये जो एटम परिवर्तन किए, 2 हाइड्रोजन मिलके या 2 एटम मिलके एक नया एटम या नया मॉलिक्यूलर बनाते हैं। तो ये जो क्रिया कहलाती है आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। और इसी के माध्यम से, न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ही हमारे स्टार्स बनने लगे, यानी कि स्टार्स बनने लगे। और यही स्टार्स का जो ग्रुप है, ये ग्रुप मिलके इन्होंने क्या बनाया, गैलेक्सीज बनाई। ओके, यहां पर आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारी जो है गैलेक्सीज बन गई, और इन गैलेक्सीज का जो ग्रुप है वो ग्रुप कहलाता है आपका सुपर क्लस्टर, है ना। अब ये जो सुपर क्लस्टर है, इसमें 1 से 2 गैलेक्सी, 3 गैलेक्सी या उससे ज्यादा भी गैलेक्सीज हो सकती हैं। तो यहां पर आपको एक नई टर्म्स जानने को मिली, सुपर क्लस्टर्स। आपसे पूछा जाए कि सुपर क्लस्टर्स क्या होता है, तो ये गैलेक्सीज का समूह होता है, गैलेक्सीज का ग्रुप होता है। ओके, ऐसे कई सुपर जो है क्लस्टर्स हैं, और ऐसे कई गैलेक्सियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारी गैलेक्सीज बन गई, और गैलेक्सीज में हमारे फिर सौरमंडल, सूर्य बने, सन है, और इस तरीके से वहां पर क्या है, सौरमंडल है, उसमें हम लोग पृथ्वी है, और पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी परफॉर्म हो गए। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा सौरमंडल भी कैसे बना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, और तारे की भी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि किस तरीके से तारा बनता है। हालांकि आपने अभी क्या समझ लिया, जो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, उससे हमारा तारा बनता है। ओके, ये समझ में आ गया आप लोग को।
तो फाइनली आपको बिग बैंग थ्योरी काफी हद तक समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे हम भी यही बोलते थे कि हम भी मान लेते मन से कि ये सिद्धांत हो गया होगा, इससे बना है। हालांकि माइथोलॉजी में आप लोग जानते ही हैं कि भगवान ने, ब्रह्मा ने बनाया था, इसलिए उसको ब्रह्मांड बोला जाता है। हालांकि वो इतना मिथ है, वो तो मिथ अभी उसको साइड रखिए। यहाँ पर आप समझिए इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या है। साइंटिफिक एविडेंस ये है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो हब्बल थे, हब्बल, उन्होंने क्या कहा था, जो उनके नाम से एक हब्बल टेलीस्कोप भी है हमारे स्पेस में, जो आज भी कंटिन्यू है। तो वो हब्बल टेलीस्कोप था, उन्होंने क्या कहा था, हब्बल जी ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था जो हमारा जो स्पेस है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। गैलेक्सीज क्या हो रही हैं, आपस में दूर जा रही हैं, जो तारे वगैरह हैं वो दूर जा रहे हैं। ओके, तो देखिए ये क्या एविडेंस हुआ। आप सोच रहे होंगे तो इससे क्या पता चलता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इससे आपको ये पता चलता है, एक एग्जांपल जैसे देता हूं, जैसे कि जो मून है, मून हमारी अर्थ से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। अब कोई भी चीज दूर जा रही है तो वो आपको क्या बताती है, वो आपको ये बताती है कि वो पहले कभी पास में होगी, तभी तो वो दूर जा रही है। कोई चीज दूर कैसे जाएगी, जब वो आपके पास में होगी। ओके, या उसके कुछ कारण से वो दूर जाएगी। तो इससे ये आपको प्रमाणित होता है कि ये जो गैलेक्सीज वगैरह हैं जो पहले दूर जा रही थी, तो पहले किसी ना किसी समय पे ये एक पोजीशन पर होगी, एक पॉइंट पर होगी। तो ये जो है बिग बैंग थ्योरी को बताता है अच्छे से। इसके बाद जो जॉर्ज लेमात्रे, जो कि इस थ्योरी को लेकर ही आ गए थे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, और ये सिद्धांत दे दिया था कि ये जो पहले अगर हम ये जो दूर जा रही हैं तो पहले एक पॉइंट पर होंगी, ये उन्होंने बताया। ऐसे जॉन मैटर जो थे, इन्होंने भी बताया था। और देखिए 2001 में नासा ने भी इसको डिफाइन करा था। उन्होंने एक रिसर्च करी थी, मैप नाम की जो रिसर्च करी थी, वो उसका मैप का फुल फॉर्म है माइक्रोवेव, जो आपका एनिसोट्रॉपी प्रोब है। ये जो रिसर्च करी थी उसमें भी उन्होंने ये बताया था कि ये जो हमारा बिग बैंग है, बिग बैंग के माध्यम से ही यूनिवर्स का निर्माण हुआ, और जितना भी हमारी गैलेक्सीज हैं वो क्या हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। ये उन्होंने अच्छे से प्रमाण करके बताया था। अभी मैं और आपको एविडेंस दिखाऊंगा कौन कौन सी चीजें हुई हैं जिसके कारण बिग बैंग थ्योरी इतनी प्रमाणित मानी जाती है। अब देखिए बात यहाँ पर ये उठती है, अब भैया एक्सपेंड तो हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ये भी तो बता दें कि ये एक्सपेंड कहाँ तक होगा, और आखिर क्या होगा फिर हमारे यूनिवर्स का जब इतने दूर जाते जाएंगे गैलेक्सीज वगैरह। तो देखिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि फ्यूचर में ये जो हमारा यूनिवर्स है उसका बिग क्रंच होगा। क्या होगा, जो हमारा यूनिवर्स है उसका बिग क्रंच होगा। बिग क्रंच क्या है भैया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बिग क्रंच क्या है। बिग क्रंच ये है कि मान लीजिए ये जो एक पॉइंट पे हमारा यूनिवर्स था, क्या था, इस एक पॉइंट पे हमारा यूनिवर्स था, तो ये यूनिवर्स क्या हुआ, बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो हम जो है अभी ये ब्लू वाली जो बॉल है इस पोजीशन पर है, तो हमारा जो यूनिवर्स है ये और एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, अचानक ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे ये जो हमारा यूनिवर्स है वापस छोटा होने लगेगा, क्रंच होने लगेगा। ओके, क्रंच होने के बाद फिर सेकंड बिग बैंग होगा हमारा, ये क्रंच होने के बाद फिर एक और बिग बैंग होगा हमारा, फिर ऐसा बढ़ेगा, फिर बिग क्रंच होगा, फिर बिग बैंग होगा। ओके, तो ये जो थ्योरी है साइंटिस्ट को काफी लोग मानते हैं, ये वाली एविडेंस को, कि जो हमारा फ्यूचर में जो है बिग क्रंच होगा। और आपको भी अधिकतर बिग क्रंच के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट जिस थ्योरी के पक्ष में होंगे हमको उसी की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। ओके, हम लोग अपने तरफ से कोई थ्योरी नहीं दे सकते हैं। और दूसरा लोग ये बोलते हैं कि क्या होगा, ये इसका एक्सपांशन होता जाएगा और आके जाके क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। ओके, तो ये कहते हैं कुछ लोग। ओके, यहाँ पर आप ये डायग्राम को देख लीजिए। ये डायग्राम में ये बता रहा है कि ये छोटा सा यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हुआ था, जो क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ था, ओके, इन्फ्लेक्शन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, एक डार्क एज आई थी, जिस टाइम क्या हो गया था, पूरा कूल हो गया था हमारा, जिससे सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो पास आने लगे थे। और उसके बाद जब पास आने लगे तो हमारा एटम बन गया। एटम ने क्या करा, न्यूक्लियर फ्यूजन करा, नाभिकीय संलयन करा, जिससे क्या हो गया, हमारा स्टार्स बनना शुरू हुए। लगभग 400 मिलियन ईयर एगो जो है हमारे स्टार्स बने थे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना, 13.77 बिलियन ईयर एगो जो है बिग बैंग थ्योरी हुआ था। हमको हमेशा यही लगा कराना है। फिर धीरे धीरे यही स्टार्स क्या हुआ, गैलेक्सी का फॉर्म हुआ, और आज तक जो है ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, यही हमारी बिग बैंग थ्योरी है, और ये आपके एनसीईआरटी में वही चीज बताई है स्टेज के बारे में। ओके, ये जो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटिव कुछ और पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसको साबित करने के लिए कि बिग बैंग थ्योरी सही है, या इसको प्रमाणित करने के लिए और भी आगे कई रिसर्च हुई। जैसे कि जो नासा है, नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड ब्लिंकसन के जो नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि करने के लिए मैप परियोजना को शुरू किया गया था। मैप का फुल फॉर्म है आपका माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ओके, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और देखिए मैप एक खोजी उपग्रह है, और
ये इससे प्राप्त जो चित्रों से बिग बैंग की जो है पुष्टि होती है। और 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर जो है नासा ने ब्रह्मांड की जो आयु बताई थी वो 13.7 अरब बताई थी। ओके, तो इससे आपको पता चलता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसकी क्या है, कितनी आयु है, 13.7 अरब वर्ष है। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो आप इसको लगा सकते हो क्योंकि ये रिसेंटली थ्योरी है। ओके, पिट बिलिंगसन की सितंबर 2002 में निधन होने के पश्चात उनके सम्मान के लिए जो मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को बदलकर डब्लू मैप कर दिया गया, जिसमें जो डब्लू है वो बिलिंगसन नाम जोड़ दिया गया, बाकी जो वो है माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब रखा गया। ओके, देखिए इस रिलेटिव एक फैक्टर है, ये जो हमारे ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, इसके रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 में जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है यानी कि सर्न है, सर्न ने जो है जेनेवा में पृथ्वी की सतह से लगभग जो है 50 से 175 मीटर नीचे, कितना, 150 से 175 नीचे जो है 27.36 किलोमीटर जो है लंबी सुरंग बनाई उन्होंने, है ना। तो उसमें क्या करा, लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक जो है महाप्रयोग सफलतापूर्वक करा था इन्होंने। कब करा था? 2010 में। नाम क्या है? LHC यानी कि लार्ज हैड्रन कोलाइजर। तो देखिए सितंबर 2008 में ये जो महाप्रयोग था ये असफल रहा था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये सफल हो गया जब दोबारा इसका यूज़ किया गया। और इसमें जो है जो प्रोटीन है, प्रोटॉन की जो बीमाएं हैं, बीमाओं को लगभग जो है प्रकाश की गति से क्या कराया गया, टकराया गया। तब उससे जो है हिग्स बोसोन के जो है निर्माण का प्रयास किया गया। और माना जाता है कि जो गॉड पार्टिकल नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन है, हिग्स बोसोन में ही जो है ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था इसमें इंडिया ने भी काफ़ी योगदान दिया है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से बहुत सारे मैग्नेट्स वगैरह बनी है, कई साइंटिस्ट ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। देखिए जो सर्न ने 4 जुलाई 2012 को जो हिग्स बोसन से जो है मिलता जुलता एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में जो है सफलता प्राप्त कर ली थी। और इससे जो है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जा रहा है। ये जो सर्न वाला इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। और देखिए जो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे हिग्स, इन्होंने 1964 में जो है कॉस्मोलॉजी समझने के लिए जो है गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया था, और जो कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के जो बोसन थ्योरी है उस पर आधारित था। तो इसलिए इसका जो नाम है हिग्स बोसोन पार्टिकल रखा गया। हिग्स अलग साइंटिस्ट थे, बोसोन अलग साइंटिस्ट थे, और जो बोसोन रखा है वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपको स्टेडी स्टेट थ्योरी है उसका थोड़ा सा आपको अलग तरीके से ये आपको देखने को थोड़ा नहीं, काफ़ी साइंटिफिक तौर से ये आपको ये देखने को मिलेगी। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। इन दोनों थ्योरी के बीच के अंदर को आप इसे डायग्राम से समझिए कि ये आपको छोटा सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारी गैलेक्सीज बन चुकी थी। ये जो वाइट वाइट दिख रही है आपको, ये गैलेक्सीज हमारी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, ये गैलेक्सी धीरे धीरे क्या हो, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ने लगी। और आज भी क्या हो रही है, इनकी दूरी बढ़ते जा रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये पहले क्या थी, एक उसमें पॉइंट में थी। लेकिन जबकि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है, ये जो है यूनिवर्स का एक्सपांशन तो हो रहा है, लेकिन उसी के साथ जो आपकी गैलेक्सी हैं वो बनते जा रही हैं, और जो ज़्यादा गैलेक्सी जो ओल्ड हो गई हैं वो खत्म होते जा रही हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपांशन भी होते जा रहा है और गैलेक्सीज भी बनते जा रही हैं। ओके, ये कह रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही गैलेक्सीज क्या हो रही हैं, एक्सपांड होते जा रही हैं। ओके, कोई नई गैलेक्सीज नहीं बन रही है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो ये शॉर्ट वाला है। अभी हम लोग और देख लेते हैं अच्छे से। यानी जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है 1950 में हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड द्वारा दी गई थी, और ये जो दी गई थी ये 1966 में आपको जो लेम्तारे थे उनके द्वारा दी गई थी। फिर बाद में क्या थे, जो रॉबर्ट बेगोनर थे, उन्होंने इसको और अच्छे से एक्सपांड करके इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, व्याख्या करी थी इसकी। ओके, तो ये जो है परफेक्ट कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित है। ओके, और ये जो है इससे जो है मैटर, टाइम और स्पेस ओरिजिनेटेड हुआ था। यूनिवर्स इज नॉट अ यूनिफॉर्म एवरीवेयर, मतलब जो यूनिवर्स है, ये स्टेडी स्टेट थ्योरी कहती है, वो जो है यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं आप सघन देखने को मिलता है, कहीं कहीं विरल देखने को मिलता है। ओके, मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व एट द यूनिवर्स एक्सपांड, मतलब जो मास और जो एनर्जी है वो क्या करते हैं, कंजर्व नहीं करते हैं हम जब यूनिवर्स जो एक्सपैंड होता है। ओके, न्यू मैटर इज कंसिस्टेंसी बीइंग क्रिएटेड टू कीप द मैन डेंसिटी द सेम एट द ऑल टाइम्स, मतलब क्या हो रहा है कि ये जो नई हमारी गैलेक्सीज वगैरह हैं वो क्या होती हैं, क्रिएट होते रहती हैं जैसे जैसे जो है यूनिवर्स एक्सपेंड होते जाता है।
ओके। और इसी थ्योरी को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सतत सृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखना, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सतत सृष्टि सिद्धांत किसको कहते हैं, तो वो स्टेडी स्टेट थ्योरी को कहते हैं। इसमें वही हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने थे, फिर 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था और लगभग 12 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, हमारी मंदाकिनी हमारी गैलेक्सीज बनी थी। और क्या हुआ था, इसी तरह से जो है लगभग हम लोग देखें कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो 10 बिलियन ईयर एगो बन गया था। ओके, तो ये जो है दोनों के बीच में अंतर है। बिग बैंग थ्योरी को और प्रमाणित करने के लिए 2 थ्योरी हो रहे हैं, रेडशिफ्ट थ्योरी और पुल सेटिंग थ्योरी। रेडशिफ्ट थ्योरी जैसे कि आप लोग को नाम से ही सुन के मालूम चल रहा है कि जो रेड कलर है वो शिफ्ट होता होगा। ओके, हाँ, वही रेड कलर ही शिफ्ट होता है, जिसके कारण इसका रेड शिफ्टिंग थ्योरी है। पुल सेटिंग थ्योरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोलन सिद्धांत। ओके, ये भी समझेंगे। सबसे पहले रेड शिफ्ट थ्योरी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो डॉपलर इफेक्ट है उस पर बेस्ड है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसको आप छोटे तौर पे समझ लीजिए, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, अभी वैसे डीपली में नहीं जाएंगे। जो डॉपलर इफेक्ट होता है क्या है, जनरली ये साउंड के लिए यूज होता है। तो ये जो है आपकी वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य, उस पर आधारित है। मान लीजिए आपके सामने से कोई जो है एम्बुलेंस आ रही है, वो साउंड कर रही है, तो जो सामने से आएगी उसका साउंड आपको अलग सुनाई देगा, लेकिन जब वो आपके पास आ जाएगी आपको उसका साउंड अलग तरीके से सुनाई देगा। लेकिन जब वो दूर जाने लगी तो उसका साउंड आपको अलग सुनाई नहीं देने लगेगा। क्यों? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ के आधार पर। ओके, ऐसे ही ये जो वेवलेंथ है आपके जो कलर्स है, कलर्स पे भी अप्लाई होती है। ये जो वेवलेंथ है, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, प्रिज्म से जो है हमारी व्हाइट रेज गुजरते हैं तो हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं। तो वो 7 रंग में सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य रहती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहती है, वो रेड कलर की रहती है, और सबसे कम वेवलेंथ जो रहती है वो ब्लू कलर की होती है। आपको मालूम है इतना? तो ये देखिए, ये क्या है, जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ पे ही आपका जो दृश्य है वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए सन अगर दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो उससे जो सबसे ज्यादा लाइट जो आपके पास रिफ्लेक्ट होगी वो ज्यादा वेवलेंथ वाली रिफ्लेक्ट होगी, और वो ज्यादा वेवलेंथ किसकी है सबसे ज्यादा, वह रेड कलर की। तो रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। और जिससे अगर सन अगर आपके पास में, तो आपसे उससे जो रिफ्लेक्ट होगी रेज वो ब्लू कलर होगी, क्योंकि पास में जो है आपका ब्लू कलर और रेड कलर दोनों अच्छे से जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब कोई चीज दूर जा रही है तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड कलर का ज्यादा शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, आपको जितने भी स्टार्स वगैरह देखने को मिलेंगे ये सारे रेड कलर के देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, वो लाल कलर के दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये चीज क्या है, दूर जा रही है। तारे वगैरह क्या है, ये दूर जा रहे हैं, तो ये क्या है, रेड शिफ्ट थ्योरी है। ऐसी पुल सेटिंग थ्योरी क्या है, तो पुल सेटिंग जो थ्योरी है, ये एक तो ये बताती है कि जो हमारा ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, और क्या होगा बाद में ये संकुचित भी हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो जाएगा। यानी कि ये एक्सपेंड हो रहा है, बाद में ये संकुचित भी हो जाएगा जब उसमें क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से ये बिग क्रंच को डिफाइन करती है। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। अब बात करते हैं हमारे यूनिवर्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इसमें आपके डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और विजिबल मैटर। अब ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर क्या होता है, देखिए अनसीन मैटर्स, मतलब जिनको हम लोग देख नहीं सकते। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्टार दिख रहा है, यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना है कि सभी स्टार्स होंगे, और कुछ भी तो मटेरियल होंगे जिसको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन उनका अपने आप में मास होता है, अपनी अपनी की एनर्जी होती है। तो वही आपके डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जो आप देख नहीं सकते लेकिन एनर्जी होती है, वो आपके होते हैं। ओके, और कुछ विजिबल मैटर भी रहते हैं 50%, जिसमें 68 आपको डार्क एनर्जी देखने को मिलेगी, 27% डार्क मैटर देखने को मिलेंगे। और विजिबल मैटर में आपका हाइड्रोजन जैसे आ जाएगा, जिसमें आपको 72 से 75 देखने को मिलेगा। हीलियम आपको 23 से 26 देखने को मिलेगा। बाकी आपको अदर्स एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है हमारे यूनिवर्स के कंपोनेंट है। कुछ फैक्ट आप इसमें नोट कर लीजिए। जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स की अगर सिस्टमेटिक स्टडी अगर फर्स्ट टाइम किसी ने स्टार्ट करी थी तो वो थे हमारे टॉलेमी, जो जिनके बारे में हम लोगों ने शुरू में थ्योरी देखी थी। और एक चीज और, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ना कम से कम सैकड़ों, यानी कि 10⁻⁴ जो है 11 आपको गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी। ओके, गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी बोलते हैं। और आपको एक मंदाकिनी के अंदर लगभग आपको जो है 100 अरब जो है आपको तारे देखने को मिलेंगे, यानी कि 10⁻⁴ आपको 11 देखने को मिलेगा। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग आपको कुल तारों की संख्या अगर निकालनी होगी तो इन दोनों का आप इंटू कर दीजिए, तो लगभग आपको 10⁻22 तारे आपके पूरे यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ, लोग बोलते हैं ना कि तारे गिनो कितने हैं, तो लगभग आपको इतने देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए, तो ये आपका यूनिवर्स था, आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या क्या इसमें चीजें थी। और अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग एक स्टेज पार कर चुके हैं। अब हम लोग यूनिवर्स के अंदर कहाँ आ गए, गैलेक्सीज के बारे में।
तो फाइनली हम लोग देख लेते हैं कि गैलेक्सीज होती क्या है। तो ये जो गैलेक्सीज हैं ये हमारे जो स्टार्स हैं, स्टार्स का ग्रुप ही है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। सिंपल ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो गैलेक्सीज होती हैं ये आपको रेगुलर भी देखने को मिलेंगी और इरेगुलर भी देखने को मिलेंगी। ओके, 2 टाइप्स की गैलेक्सीज देखने को मिलेंगी। लेकिन मेनली तौर पे आपको ऐसे बहुत सारे अलग बुक में अलग अलग तरीके टाइप देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर या उसकी शेप के आधार पर हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है आपका नॉर्मल गैलेक्सी और दूसरे आपके हो जाएंगे जो रेडियो गैलेक्सी है। तो देखिए नॉर्मल गैलेक्सी आपकी क्या होती हैं। देखिए ये जो गैलेक्सीज हैं ये क्या करती हैं, एमिट करती हैं किसको, रेडिएशन को। कंपेरेटिव जो आपकी टोटल रेडिएशन एनर्जी है उसके हिसाब से बहुत कम जो है एनर्जी को ये उत्सर्जित करती हैं, एमिट करती हैं। और ये जो गैलेक्सीज होती हैं ये सेंटर में ब्राइट आपको देखने को मिलेंगी और धीरे धीरे जब आप कोने में जाएंगे या एजेस में जाएंगे तो ये आपको डिम होती हुई दिखाई देंगी। ओके, और जितने भी नॉर्मल गैलेक्सी हैं आपको उसमें जो है बिलियंस ऑफ स्टार्स देखने को मिलेंगे। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मंदाकिनी है उसमें आपको 100 अरब गैलेक्सी या 100 अरब जो है स्टार्स देखने को मिलते हैं। गैलेक्सी नहीं, गैलेक्सी के अंदर आपको 100 अरब स्टार्स या तारे देखने को मिलते हैं। तो मेनली जो है इनको 3 ग्रुप में आप बांट सकते हैं इनको। एक तो एलिप्टिकल हो गए और स्पाइरल और इरेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। इरेगुलर और एलिप्टिकल भी देखने को मिलेंगे और बैरेड स्पाइरल भी देखने को मिलेंगे, यानी कि सर्पिलाकार, दीर्घ सर्पिलाकार की आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 18% जो गैलेक्सीज है वो एलिप्टिकल शेप की है और 18 बोला है ना, यहाँ पर आप 80 की बात हो रही है। तो 80 गैलेक्सीज जो है वो आपको स्पाइरल देखने को मिलेंगी। सिर्फ 2% जो गैलेक्सीज है वो आपको इरेगुलर देखने को मिलेगी नॉर्मल गैलेक्सीज में। बात करते हैं रेडियो गैलेक्सीज के बारे में। तो ये देखिए ये जो रेडियो रेडिएशन है नॉर्मल गैलेक्सी से ज्यादा जो है रेडियो रेडिएशन को एमिट करती हैं। और ये जो रेडियो रेडिएशन है ये खुद अपने आप नहीं करती हैं, ये 2 लार्ज रेडियो सोर्सेस से जो है ये एनर्जीज आती हैं। और ये जो गैलेक्सीज हैं देयर आर 170 बिलियन गैलेक्सीज ऑब्जर्व द यूनिवर्स एंड द लार्जेस्ट गैलेक्सी हैव अ नियरली जो है आपको उसमें देखने को मिलेंगे 400 बिलियन स्टार्स। और जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे इसमें आपको लगभग जो है 100 बिलियन स्टार्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो है आपकी मिल्की वे। सुपर क्लस्टर आपको मालूम चल गया था कि जो गैलेक्सीज का ग्रुप है हम उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो हमारी जो मिल्की वे इसको हम लोग आकाशगंगा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए उसको भी हम लोग समझना पड़ेगा, क्यों आकाशगंगा ऐसे ही थोड़ी ना कह देंगे हम लोग। हाँ, हिंदी में मिल्की वे को हम लोग कहते हैं दुग्ध मेखला। चलिए अब आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। अगर आप जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी जो गैलेक्सीज है, इसको साफ आसमान में देखेंगे तो ये जो तारों की आपको पूरी एक पट्टी टाइप की देखने को मिलेगी। और ये पट्टी के जो है आपको जो एक बहती नदी की तरह दिखती है और बहती नदी के कारण ही जो है इसका नाम आकाशगंगा रख दिया गया। गंगा जो है बहती नदी है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, आकाशगंगा रख दिया गया। तो ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, इनकी इमेज आप देख सकते हैं। ओके, बाकी गूगल में भी आप सर्च करते रहना। ओके, तो अब हम लोग जो है हमारी गैलेक्सी का एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं ताकि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। तो ये जो है ये हमारी गैलेक्सी है, तो इसका जो शेप है ये स्पाइरल शेप की है हमारी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, इसमें जो आपका बीच वाला हिस्सा रहता है इसको हम लोग न्यूक्लियर ब्लज कहते हैं। और ये जो हम लोग ने इसको गैलेक्सी को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया, तो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका नीचे ये वाला जो सेंट्रल वाला है ये आपका सेंट्रल बार कहलाता है और यहीं पर आपको ब्लैक होल भी देखने को मिलेगा। ओके, और ये जो आपको दिख रही है ये निकली हुई, ये इसकी आर्म्स कहलाती हैं, यानी कि भुजाएं कहलाती हैं। और हम लोग जिस भुजा पर है वो है ओरियन भुजा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा सन देखने को मिलेगा आपको इस एरिया में। ठीक है, ये जो है आपका सन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो सन है ना, ये सन भी हमारे जो गैलेक्सी है इसके चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सन है ना, सन अपने आप में जो है क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हमारा जो सौरमंडल है उसमें ग्रह कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हमारा सन भी क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ओके, और जो हमारी गैलेक्सीज है ये भी कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा सन है, सन से जो हमारी गैलेक्सी का बीच वाला जो न्यूक्लियर बज है इसकी बीच की दूरी कितनी है, 26,000 लाइट ईयर, यानी कि 26,000 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। ध्यान रखना है आप लोग को। यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या है, आपके ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। ओके, ध्यान रखना है। और ये जो क्या है, थिन लेयर की डस्ट भी है। और ये जो आपको देखना है कि ये जो इनकी भुजा है, भुजा के बीच में ये इनकी लंबाई आपको या दूरी देखने को मिलेगी, तो लगभग आपको 2000 लाइट ईयर या 400 लाइट ईयर देखने को मिलेगी। इसके बाद और भुजा भी है जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका जो शेप है, शेप के लिए भी क्या है, बहुत सारी रिसर्च होती रहती है।
तो रिसेंटली भी रिसर्च हुई थी कि जो इसका शेप है थोड़ा सा इस टाइप का है और यहाँ से इस टाइप का है, तो इनको क्या है, इसके लिए आपको करंट अफेयर में अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि इन पे रिसर्च चलती रहती है। आप अपडेट नहीं रहेंगे तो क्या होता है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये स्टैटिक पोर्शन है। कई बार क्या रहता है, बुक्स में लोग जो है अपडेट नहीं करते हैं, तो उसमें अपडेट रहना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो वो करंट अफेयर से अगर पूछ लेगा तो आपका जो है रटा हुआ तो स्टैटिक वाला रहेगा, तो प्रॉब्लम करेगा। ओके, तो करंट अफेयर भी आप देखते रहना कि किस टाइप से इसका जो है हमारी गैलेक्सीज का शेप है। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो हमारा सन है, ये सन जो है हमारे जो गैलेक्सी से इसकी परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है, तो ये जो है ये 25 करोड़ ईयर में जो है पूरा करता है। तो ये जो क्वेश्चन है आईएएस के एग्जाम में पूछा भी गया था, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, हाँ, अब हम लोग बात करते हैं। अब पहले हमने पढ़ी है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या था, हमारी गैलेक्सीज थी। ओके, गैलेक्सीज के अंदर क्या था, हमारा सन। ओके, सन क्या है, एक स्टार्स है, तो स्टार्स का ग्रुप क्या है, हमारा गैलेक्सीज है। तो हम लोग स्टार्स के बारे में देख लेते हैं, आखिर स्टार्स क्या होते हैं। तो स्टार्स वह बॉडी होती हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है और खुद की एनर्जी होती है, उन्हीं को ही हम लोग स्टार्स कहते हैं। जो हमारा सन है वो भी तो एक स्टार है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा बच्चों वाला जरूर है, लेकिन जो हमारा सन है वो भी स्टार है, क्योंकि हम लोग सब लोग 10th में पढ़े हुए हैं। ओके, ये जो स्टार है हमारा सन, सन से अर्थ तक जो हमारी प्रकाश आती है वो लगभग 8 मिनट 3 सेकेंड, या आप लोग कह दो 500 सेकेंड में हमारे अर्थ तक ये जो प्रकाश है पहुंचता है। ओके, और जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये हमारे सौरमंडल का या हमारे सन का सबसे पास वाला जो है स्टार्स है। आपको ध्यान रखना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी पूछा जाता है कि हमारे सबसे पास वाला जो स्टार्स है वो कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, और ये जो इसकी अगर हम लोग अर्थ से दूरी देखें, सोलर सिस्टम से दूरी देखें, तो इसकी जो है आपको 4.3 लाइट ईयर्स देखने को मिलेगी। और ये जो स्टार्स है, स्टार से जुड़ी हुई एक और टर्म्स है जिसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, हिंदी में तारामंडल, या आप इनको नक्षत्र भी कह सकते हैं। ये आखिर होते क्या है, देखिए, अगर आप लोग पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई एक आपको ग्रुप दिखेगा जो किसी विशेष आकृति होगी उसकी या रूप होगा, उसको रूप दिखते हुआ प्रतीत होगा आपको। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, जो हमारे पूर्वज थे ऐसे कोई तारों का समूह में जो कुछ आकृतियों की क्या करते थे, कल्पना कर लेते थे और उनको क्या करते थे, विशिष्ट नाम दे दिया करते थे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो हमारी राशियां हैं, तुला राशि, ये जितने भी आपने 12 राशि देखी हैं, उनके अलग अलग क्या है, एक शेप है और उनका अलग अलग साइन है ना। तो ये जो साइन है, ये साइन के हिसाब से क्या हुआ, ये जो तारों के साइन है उनके हिसाब से इन राशियों के नाम रख दिया। देखिए, राशियों का मतलब क्या होता है, राशि को अगर आप अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होता है राशि मतलब ग्रुप, यानी कि तारों का ग्रुप। ओके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं या तारामंडल कहते हैं। तो ये जो तारामंडल है, इनका जो नामकरण है, ये उनकी आकृति के आधार पर की गई है। जैसे कि प्रमुख तारामंडल के मैं आपको नाम बता देता हूं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहला तो हो गया बृहत सप्तऋषि मंडल, जिसे हम लोग उर्सा मेजर भी कहते हैं, और दूसरा हो गया लघु सप्तऋषि उर्सा मेजर। ओके, और ओरियन तारामंडल, जिसे हिंदी में मृग बोलते हैं, सिग्नस और हाइड्रा, ये जो है प्रमुख आपके तारामंडल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, आकाश में अगर आपको कुल मंडल देखने को मिलेंगे तो 89 तारामंडल हैं। इनमें से आपको सबसे बड़ा जो तारामंडल देखने को मिलेगा वो है आपका सेंटोरस, याद रखना है, जिसमें आपके जो है 94 तारे हैं। और हाइड्रा जो है सबसे कम तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल देखने को मिलेगा, जिसमें जो है आपके जो 68 तारे हैं। देखिए, जो बृहत सप्तऋषि नामक जो है आपका उर्सा मेजर, ये जो तारामंडल है इसमें बहुत से तारे हैं, लेकिन जिसमें जो है 7 तारे सर्वाधिक चमकदार तारे देखने को मिलते हैं। इन्हीं को ही आप सप्तऋषि कहते हैं, जो कि आसानी से आपको दिखाई दे जाते हैं। देखिए, इन तारों से जो बना तारामंडल है वो सामान्यतः बृहत सप्तऋषि या जो बिग बियर है, बिग बियर कहलाता है। देखिए, बिग बियर इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप है वो बियर जैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है। और देखिए, जो लघु सप्तऋषि में भी जो है अधिक जो है चमक पाने वाले जो है 7 आपको प्रमुख तारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लघु सप्तऋषि में अधिक चमक वाले जो है 7 प्रमुख तारे हैं, और उत्तरी गोलार्ध में बृहत सप्तऋषि व लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्राय आप जो है बसंत ऋतु में आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो प्रमुख तारे बताए थे, यहाँ पर एक पोल स्टार भी आता है। पोल स्टार को आप कैसे देखते हैं, तो ये सप्तऋषि के एक पॉइंट से आप मिलाएंगे तो आपको तारा जो आपका पोल स्टार है वो अच्छे से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये तो रही स्टार्स की बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, तारे क्या होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे स्टार्स हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसे रहती है, कैसे ये बनते हैं।
जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि जो हमारे स्टार्स हैं ये कैसे बनते हैं, एटम से बनते हैं। जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, हीलियम बनाते हैं, यानी कि जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करके एक स्टार्स बनाते हैं। देखिए इनका परफॉर्म कैसे होता है, ये बनते कैसे हैं। शुरू में क्या होता है, एक नेबुला होता है, गैस के बादल रहते हैं, धूल कण रहते हैं। तो ये जो नेबुला मतलब क्या होता है, जो गैस के बादल रहते हैं, धूल के बादल, तो ये आपस में क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डेंस रहते हैं काफी, और बीच में क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इनके जो डस्ट पार्टिकल है वो बीच में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण ये बादल जो है धीरे धीरे क्या होता है, सर्कुलेट करने लगता है। और सर्कुलेट कर करके क्या करते हैं, बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा हो जाता है जिससे एक एवरेज स्टार बन जाता है, जिसमें फिर क्या होता है, इसमें कुछ फोर्स भी काम करते हैं जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि बाहर की ओर लगता है, अपसारी बल, और ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की ओर लगता है। जब ये घूर्णन करने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है जो हमारा नेबुला बादल है, तो बीच में जो सेंटर में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है उसमें क्या हो जाता है, काफी डेंस एरिया हो जाता है, और वहां पे हीलियम और हाइड्रोजन जो है ज्यादा इकट्ठी होने लगती है, जिसके कारण जो है हमारा एक नया स्टार्स बनता है। जिसमें अब जो स्टार्स बनते हैं, ये जो परफॉर्म होते हैं, ये दो तरीके से बनते हैं और दो तरीके से खत्म होते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके को देखेंगे। पहला तो क्या होता है, एक एवरेज स्टार, एक छोटा सा स्टार हमको मिल जाता है, और दूसरा जो है एक थोड़ा सा बड़ा स्टार, मैसिव स्टार्स आपको मिलता है। तो ये नेबुला से दो तरीके के स्टार्स बनते हैं, एवरेज स्टार और मैसिव स्टार्स। अब देखिए ये जो एवरेज स्टार है, जब इसकी एज और हो जाती है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो ये रेड जायंट बनता है। ओके, और जो मैसिव स्टार से जब ये बनता है तो ये सुपर रेड जायंट कहलाता है। मतलब बहुत ज्यादा क्रिया होने लगती है, हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें उपलब्ध होने लगती है और बहुत ज्यादा हीलियम को कन्वर्ट करता है। फिर क्या होता है, नीचे वाले को ही देख लेते हैं। ये जो सुपर रेड जायंट जो आपका तारा है, ये आगे क्या होता है, जब इसकी हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है तो इसमें क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा विस्फोट होता है, बहुत बड़ा विस्फोट होता है। वही विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। वही विस्फोट जब आपका सुपर रेड जायंट है उसमें एकदम से क्या हो जाए, विस्फोट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका सुपरनोवा कहलाता है। ये सुपरनोवा से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। देखिए ये विस्फोट बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि बिग बैंग थ्योरी के टाइम में हुआ था विस्फोट, हालांकि उस लेवल का नहीं होता, लेकिन उसी टाइप का जो है एकदम से बहुत विस्फोट होता है। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको देखने को मिलती हैं। तो इस सुपरनोवा के बाद क्या होता है, ये जो स्टार्स रहता है ये न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाते हैं, या तो फिर जो है ब्लैक होल बन जाते हैं, जाके हमारे जो ब्लैक होल आपने देखा होगा कृष्ण छिद्र, वो बन जाते हैं। देखिए सुपरनोवा के बाद क्या होता है, ये व्हाइट डॉर्फ भी बनते हैं। व्हाइट डॉर्फ के बाद फिर ब्लैक डॉर्फ बनते हैं। ब्लैक डॉर्फ को ही हम लोग कृष्ण छिद्र कहते हैं। ब्लैक डॉर्फ क्या होता है, या ब्लैक होल क्या होता है, ये वह हिस्सा होता है रहता है जो पूरी तरह से डार्क या काला रहता है, जहां पे आपका प्रकाश भी नहीं जा सकता। अभी हम लोग ब्लैक होल के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल इसी से ही लिंक है। और इसके बाद जैसा कि ऊपर वाली सिचुएशन में देखें तो इसमें रेड जायंट बनता है। फिर क्या होता है, फिर से एक नेबुला बन जाता है, प्लेनेटरी नेबुला। ये जब क्या होता है, धूल के कण आजू बाजू करने लगते हैं तो बीच में जो स्पेस खाली हो जाता है, इससे फिर हमारा क्या बनता है, व्हाइट डॉर्फ बनता है। और व्हाइट डॉर्फ के बाद ब्लैक डॉर्फ, फिर हमारा ब्लैक होल। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है ब्लैक होल का निर्माण भी आपको समझ में आ गया। और आपको मालूम है कि हम लोग ने अप्रैल 2019 में फर्स्ट टाइम हमारी जो ब्लैक होल की इमेज लेने में सफल हुए हैं। और ये जो ब्लैक होल लिया है ये हमारी गैलेक्सी का नहीं है, हमने दूसरी गैलेक्सी का जो है ब्लैक होल लिया है। तो इसको आप सर्च करके देखना, आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री इसमें मिल जाएंगी, उसको देखना आप लोग, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी जो है प्री में पूछा गया था 2020 में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ब्लैक होल के बारे में काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है हमारे ब्लैक होल का स्ट्रक्चर है, बीच में पूरा ब्लैक होल रहता है, डार्क एरिया। इसमें क्या होता है, सारी चीजें जाके समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। यहाँ तक जो है लाइट भी यहाँ तक नहीं पहुंचती है। ये लगभग जो रहता है आपकी एक्सेलरेशन डिस्क रहती है, और ये जो रहते हैं आपके जेट ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल्स रहते हैं, और यहाँ पे ये जो रहता है आपका मैग्नेटिक फील्ड रहती है। तो ये जो रहता है हमारा ब्लैक होल रहता है, यहाँ पर क्या होती है, सारी चीज क्या होती है, समाप्त हो जाती है जाके। और मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्स ही आगे जाके क्या बनते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं। तो आई होप आपका जो ब्लैक होल है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आप जो नया जो हमारा ब्लैक होल फर्स्ट टाइम हम लोग देखे, इससे पहले जितने भी हम लोग ब्लैक होल के बारे में जानते थे वो काफी इमेजनरी था, लेकिन अब हम लोग रियल में उसकी इमेज लेने में सफल हुए हैं। और काफी टाइम बाद 30-40 दिन या सालों लगे हुए थे साइंटिस्ट, तब जाके जो है इसकी इमेज हम लोग ले पाए हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो सुपरनोवा है, ये सुपरनोवा भी 2 टाइप्स का होता है। पहले टाइप्स के जो होते हैं ये बाइनरी स्टार से उत्पन्न होते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, ये व्हाइट डॉर्फ बन जाते हैं।
और इनका जो करंट रहता है वो एक्सप्लोड रहता है। ओके, और सेकंड टाइप के वो होते हैं, ये जो मैसिव स्टार्स रहते हैं, सुपर रेड जायंट होते हैं, उस टाइप के जो स्टार्स होते हैं उनमें जो सुपरनोवा होता है, जैसे कि हमारा सन है, सन भी सुपरनोवा से ही बना हुआ स्टार्स है। अब आगे जाके ये भी क्या होगा, ये भी हमारा वाइट डॉर्फ बनेगा, फिर जाके ब्लैक होल बन जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, सुपरनोवा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपको याद रहेगा, इसमें कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं होना चाहिए। देखिए इसी टॉपिक से हमारी एक टर्म्स और जुड़ी हुई है जिसको हम लोग चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। तो देखिए चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सन रहता है, सन का जो मास है, सन के मास से के लगभग 1.44 गुना की अगर अधिकतम सीमा हो जाती है, जैसे कि तारे के लिए जो हमारा वाइट डॉर्फ बनता है, वाइट डॉर्फ बनने के रूप में जो अपना जीवन क्या होते हैं, ये जो स्टार्स हैं वो समाप्त कर देते हैं, या जो हमारे सन का द्रव्यमान है वो 1.44 गुना के अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, ये वाइट डॉर्फ बन जाता है। तो ये जो लिमिट है, लिमिट जब वो वाइट डॉर्फ बनता है तो ये जो लिमिट होती है वही क्या कहलाती है, आपकी चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। मतलब कोई भी स्टार्स अगर चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है आगे जाके। ये आपको समझना है, सिंपल सा है। ओके, ज्यादा इतने टफ नहीं है। और ये जो चंद्रशेखर लिमिट इसका नाम रखा गया वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे, वो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और ये चंद्रशेखर लिमिट की खोज करने के लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको यह ध्यान रखना है, फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चंद्रशेखर लिमिट वो है कि जब कोई स्टार्स ये चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस करता है या इसके बराबर पहुंचता है तो उसके बाद वो वाइट डॉर्फ बन जाता है, फिर जाकर ब्लैक होल बन जाता है। ओके, तो ये ब्लैक होल तक पहुंचने वाली मतलब एक तरीके से कह लो जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के बाद क्या होता है, विनाश होता है, तो वही स्टार्स का विनाश होने वाली जो है एक लिमिट है। ओके, चंद्रशेखर लिमिट। ये क्लियर हो गया आपको, आई होप आपका क्लियर होगा, इसमें कोई आपको डिफिकल्टीज नहीं हुई होगी। देखिए कुछ फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह जो है वो है ओरेबियन तारा। ठीक है, ओरेबियन नेबुला, सॉरी, क्या है, ओरियन नेबुला। ओके, और जो प्लेनेमस है, प्लेनेमस, ओके, ये सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जो है जुड़वा पिंडों का क्या है, एक समूह है। ओके, ये दोनों के नाम आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपका जो स्टार से लेके काफी डाउट क्लियर हुआ होगा और बहुत सारी चीजें आपको नई जानने को मिलेंगी। तो फाइनली अब हम स्टार्स पर आ गए। अब हमारा सन क्या है, स्टार से, और बहुत सारे प्लेनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है। तो सौरमंडल को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्यों ना इसको। देखिए ये जो सोलर सिस्टम है इसको मैं अगले वीडियो में भी डिस्कस करने वाला हूँ। अगले वीडियो जो आएगी आपकी सोलर सिस्टम पे ही आएगी। और मैं आपको बता दूं, मैं सोलर सिस्टम में डिटेल में बेसिक वाली वीडियोस बना चुका हूँ। तो अभी जो आगे वाली वीडियो आएगी वो सेकंड लेवल की आएगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो हमारे 4 प्लेनेट है ये हमारे जो है इनर प्लेनेट कहलाते हैं हमारे सौरमंडल में। इसके बाद आती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये जो बेल्ट है आपकी क्या कहलाती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो कि आपको बृहस्पति और मंगल ग्रह इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद फिर आपका जो है शनि आता है, फिर अरुण वरुण आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भी आपकी एस्ट्रॉइड की बेल्ट आती है जिसको हम लोग कुइपर बेल्ट कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्या, सोलर सिस्टम। ओके, आपका सौरमंडल, इसमें कई ग्रह होते हैं जिसमें सबसे बड़ा ग्रह आपको मालूम है क्या है, आपका जो है बृहस्पति, और सबसे छोटा क्या है, बुध है। ओके, तो ये देखिए यहां पर बात ये उठती है कि ये जो हमारे सौरमंडल है इसकी लिमिट कहां तक है, आखिर ये कितना बड़ा है। और आपको मालूम है कि ये जो प्लूटो है, प्लूटो आपको यहाँ पर छोटा सा देखने को मिलेगा। क्या प्लूटो ही इसकी आखिरी लिमिट है? नहीं। देखिए क्या फिर ये क्यूपर बेल्ट आखिरी लिमिट है? नहीं। देखिए क्यूपर बेल्ट के अलावा भी और आगे भी जो है इसकी लिमिट होती है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग प्लेनेट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि आखिर प्लेनेट होता क्या है। सबसे पहले सन तो हमने स्टार्स देख लिया कि स्टार्स क्या होते हैं, उनके खुद की लाइट होती है, उनका खुद का प्रकाश होता है। लेकिन ग्रह उसके बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। ग्रह की जो क्या होती है, खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की कोई रोशनी उनकी नहीं होती है, यही आपके ग्रह कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में, ओके, जो अंडाकार पाथ है उसमें क्या करते हैं, हमारे सन के चक्कर लगाते हैं। और आपको याद रखना है, 2 टर्म्स आपको क्लियर करनी है, रिवोल्यूशन और रोटेशन, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण। रिवोल्यूशन मतलब होता है परिक्रमण, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करना, सूर्य के गोल गोल घूमना। और रोटेशन मतलब कि अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर क्या होना, गोल गोल घूमना। ओके, ये दोनों टर्म से तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी कि रिवोल्यूशन करती है उसके ऑर्बिट पर, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। ओके, तो देखिए ये जो प्लेनेट रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उनकी कुछ खुद की लाइट और खुद की एनर्जीज नहीं होती हैं, वो सूरज से पाते हैं। और ये जो प्लेनेट वर्ड्स है ये आपको ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, जो ग्रीक भाषा का वर्ड है प्लेनेटाई, ओके, जिसका मतलब होता है बंडरस। ओके, बंडर्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए इनके साइज के आधार पर देख लीजिए, सबसे बड़ा आपको जुपिटर देखने को मिलेगा, सैटर्न, फिर यूरेनस, वीनस, नहीं नेपच्यून, फिर उसके बाद अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या है क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा बड़े से छोटे क्रम में दिखाइए, आरोही अवरोही क्रम में इनको बताइए। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग लिमिट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्यूपर लिमिट देखने को क्यूपर बेल्ट देखने को मिलेगी, और ये जो है इसके बाद भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग ओर्ट क्लाउड कहते हैं। ये भी बहुत सारे जो है एस्ट्रॉइड वगैरह हैं, और ये काफ़ी ठंडे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश इतना नहीं पहुँच पाता है, तो काफ़ी ठंडे टाइप के होते हैं। अगर आप लोग ने नाम सुना होगा धूमकेतु वगैरह का, तो ये जो धूमकेतु हैं ये कई बार यहीं से होते हुए आते हैं और हमारे सन के चक्कर लगा के चले जाते हैं। ओके, तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं हमारे एस्ट्रॉइड के बारे में। तो हमने एस्ट्रॉइड के बारे में यहाँ पर हमारी जो देखा था कि हमारे जो एस्ट्रॉइड है ये एस्ट्रॉइड की बेल्ट पाई जाती है, तो यहीं से जो है एस्ट्रॉइड कई बार निकल के क्या होते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाने लगते हैं, पृथ्वी के नहीं सन के चक्कर लगाने लगते हैं, और कई बार हमारे पास से होते हुए चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के होते हैं, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, है ना। अभी मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा मीटेरोइड्स वगैरह वगैरह में। तो ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये आपके मेनली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 3 प्रकार के ज़्यादा पूछे जाते हैं, या हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। इसमें है एमर्स। तो एमर्स क्या करता है, ये जो हमारे सन के सन के पूरे चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो पृथ्वी का ऑर्बिट है, पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास भी नहीं घूमता। इसमें से ये जो आपको अपोलोस और एटेन जो दिख रहे हैं, यही 2 ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो कि हमारे अर्थ को क्रॉस करते हैं, और कई बार क्या होता है यही जो है हमारे अर्थ पे गिर भी जाते हैं। आपको मालूम है पहले भी कितने सारे एस्ट्रॉइड गिरे हैं जिनने पृथ्वी की मतलब काया ही पलट दी है। हमारे डायनासोर को भी जो है एस्ट्रॉइड के कारण मरे थे, आपको मालूम है। तो आपको याद रखना है जो अपोलो जो है एस्ट्रॉइड वो हमारे अर्थ को क्रॉस करते हैं, और जो एटेन्स है ये भी हमारे अर्थ को क्रॉस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो अपोलो ग्रह के रहते हैं। देखिए रिसेंटली आपने सुना होगा कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली है, एस्ट्रॉइड वगैरह आ रहा है। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसमें जो वो एस्ट्रॉइड था वो अपोलो टाइप्स का एस्ट्रॉइड था। आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिसेंटली आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, क्योंकि आपको करंट अफेयर से ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रॉइड वहां से जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वहां से निकल के आते रहते हैं और वापस फिर वहीं पे एस्ट्रॉइड बेल्ट में चले जाते हैं। ओके, और ऐसे अटेन जो है ये भी अर्थ को क्रॉस करते हैं, और जो ये है एट्रियाज, तो ये भी जो है उसके हमारे अर्थ को इतना क्रॉस नहीं करते हैं, सिर्फ 2 ही क्रॉस करते हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, इतना में आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं धूमकेतु के बारे में। तो देखिए धूमकेतु आपने सुना होगा, जिसको कॉमेट बोलते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध आपने सुना होगा हेली धूमकेतु, जो कि 76 वर्ष में आता है, आपको मालूम ही है। तो ये जो धूमकेतु है ये हमारे कहाँ से आते हैं, हमने जो ओरा बेल्ट देखी थी या जो कूपर बेल्ट देखी थी वहीं से आते हैं, और काफी लंबा सफर ये जो है तय करते हैं। और रिसेंटली भी जो है आपको देखने को मिलेंगे 13 मई और जो 16 मई 2020 को आपको ने ये देखे थे श्वान कॉमेट वगैरह। तो ये भी कितने सुंदर थे, इनको भी आप देखते रहा करिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर में आप अपडेट रहना, यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको स्टैटिक पोर्शन कवर करवा रहा हूँ। ओके, तो काफी चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो इनका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो धूमकेतु हैं ये काफी दूर से आते हैं, तो ये ठंडे रहते हैं, इनमें काफी बर्फ रहती है, तो इसके कारण जो है ये इनकी जो पूंछ है आपको थोड़ी लंबी क्यों दिखाई देती है, तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जैसे ये बर्फ क्या होते हैं हमारे सन के चक्कर लगाते हैं, तो सन के पास जैसे जैसे आते हैं तो ये क्या करती है बर्फ पिघलने लगती है, जिसके कारण क्या होती है आपको ये जो है डस्ट तेल देखने को मिलती है, आयरन तेल देखने को मिलती है, और इनको एक कोमा प्रोवाइड होता है जिसको एकदम सेंटर में रहता है, और ये आजू बाजू पूरी बर्फ रहती है, गैसेस भी इससे निकलने को मिलती है। बीच वाला आपका न्यूक्लियस होता है, और ये जो पूरा आपका हेड रहता है। तो ये जो रहता है हमारा एस्ट्रॉइड रहता है, एस्ट्रॉइड नहीं कॉमेट रहता है। ओके, आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि हेली धूमकेतु आपको मालूम है कि लास्ट टाइम 1986 में देखने को मिला था, अब जो है ये 76 वर्ष बाद जो 2062 में आपको देखने को मिलेगा। जब तक हम लोग रहेंगे तो देख ही लेंगे। ओके, तो ये जो रहते हैं आपके कॉमेट रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, या जो डाउट क्लियर करते हैं कि मेटेरोइड्स, मेटियोर या मेटोराइट्स, ये इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जो एस्ट्रॉइड रहते हैं ये आकार में काफी बड़े रहते हैं, उनसे छोटे होते हैं मेटोराइड्स। ओके, तो ये जो मेटोराइड्स है ये एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं, काफी छोटे होते हैं। ये आपको हमारे अर्थ के आसपास में देखने को मिलेंगे, और ये भी वही एस्ट्रॉइड बेल्ट से ही आते हैं, और इनसे छोटे होते हैं आपके मेटियर्स।
ठीक है। तो ये जो रहते हैं आपके एटमॉस्फेयर में आते ही रहते हैं और इनकी बौछार ना हमेशा होती रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी बारिश की बूंदें गिरती हैं या ओले वगैरह गिरते हैं, ऊपर जो बर्फ है, ये बर्फ में बूंदों में एक न्यूक्लियस प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो है हमारी बारिश भी होती है। खैर वो डीपली है, हम लोग जब बारिश होगी उसको में अच्छे से देखेंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, मेटेरोइड्स नीचे गिर भी जाते हैं। तो जो नीचे गिर जाते हैं और नीचे सरफेस में हमारी अर्थ में गिर जाते हैं, तो वो आपके मेटेओराइट्स कहलाते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में आप और अच्छे से समझिए, जैसे कि कुछ मेटेरोइड्स जो होते हैं हमारी अर्थ के पास से होकर गुजर जाते हैं और जिसको हम लोग मैटर कहते हैं, इसको हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं, जिसको आप लोग टूटता तारा कहते हो ना, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, मीटर्स कहलाते हैं। ये 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं मेटेओराइट्स जो कि एस्टेरॉइड के बाद ही होकर निकलते हैं। तो ये जो मेटेओराइट्स हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं, ओके। और ये जब हमारी अर्थ में गिर जाते हैं तो ये क्रेटर का निर्माण करते हैं, तब ये क्या हो जाते हैं, ये मेटेओराइट्स इनको बोला जाता है। और कुछ मेटेरोइड्स ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आके क्या करते हैं, एकदम से एक्सप्लोड कर जाते हैं, विस्फोट होता है और फिर वो नीचे जाके क्या बनाते हैं, टेक्टिक्स बनाते हैं, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एस्टेरॉइड है इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये जो मेटेरोइड्स है इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ द मेटेरोइड्स फॉल। तो ये जो हमारी अर्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए जो मेटेरोइड डस्ट इन एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर देती है, उसकी डेंसिटी या उसके घनत्व को इंक्रीज कर देते हैं। रेड रेन होती है, लाल वर्षा होती है। और जो मेटेरोइड क्रेटर का निर्माण होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में आपको लूनार लेक देखने को मिलेगी, तो ये मेटेरोइड्स के कारण बनी है, ओके। जो क्रेटर रहते हैं ये सिर्फ ज्वालामुखी के नहीं रहते हैं, ये मेटेरोइड्स के कारण भी बनते हैं। और जो आपकी नेताल्स आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी और जो अरिजोना जो आपको यूएस में देखने को मिलेगी। और आप मून्स में देखते हैं कितने सारे गड्ढे हैं, कितने सारे धब्बे हैं। तो मून में जो है इसकी बौछार आपको होती ही रहती है, देखते रहना है इनको, है ना। और मार्स और जुपिटर के बीच में ये पाए जाते हैं। और इससे हमारे फर्क क्या पड़ता है, हमारे जो पृथ्वी है इसमें क्या होता है, ओशन वाटर क्या होता है, ओशन में गिर जाते हैं तो ओशन वाटर राइज होता है। और जो हमारा अर्थ का मास है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। क्योंकि देखिए बाहर से आ रही है ना चीजें, अर्थ का मास, हम लोग अर्थ की चीज अर्थ में यूज करेंगे तो उससे उसका मास नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाहर से चीज आ रही है तो उससे इसका मास बढ़ेगा। और जो उसकी अक्षीय स्पीड है वो डेवलप होती है, डिक्रीज होती है ना, मतलब कि कम हो जाती है। और जो उसका टिल्ट है वो चेंज होते रहता है, ओके। तो ये जो काफ़ी चीज़ थी, काफ़ी टर्म्स थे, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। और फर्स्ट टाइम था और ये जो हमारा लेक्चर था आपका बेस बनाने का अच्छे से तैयार बेस बनाया होगा इसने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ सबको शेयर कर लीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिल जाए। इसी तरह से मैं वीडियो लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।